हेलो एवरीवन, परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ सामान्य भाषा यानी कि पहला पेपर का ये दूसरा सेट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों को और अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जो पहला भाग है इसमें ना अंग्रेजी से शुरू होगा। तो पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution needed. ठीक है, इसमें यहाँ जो लाइन दिया गया है, he came down from his horse, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रेज है, ये कम डाउन जो है ना, कम डाउन ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ग्राउंड या लोअर लेवल की तरफ, यानी जैसे कि गेट या ऑफ का अर्थ होता है ना, जैसे गेट ऑफ जैसे बोल देते हैं ना, गेट ऑफ बस, गेट ऑफ ट्रेन आदि से उतरना, इस सब के बारे में। इसी तरह कम डाउन फ्रॉम के स्थान पर गॉट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। किस चीज का? गॉट ऑफ। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ऑफ ग्रामेटिकल एरर। ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मेक हिम क्लियर। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब के जो वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू गिवन वर्ड। क्या दिया गया? वॉलंटरी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है ना, विपरीत पूछ रहा है। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? स्वयं की इच्छा या स्वयं स्वतंत्रता। ठीक है, स्वयं की स्वतंत्र इच्छा। हिंदी भी लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, मतलब एक बंधा हुआ सेंस में, कि एक बाउंडेशन के सेंस में, इसमें फ्रीडम का सेंस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मीटिंग माय स्कूल फ्रेंड एट माय कजिन्स हाउस वाज अ कोइंसिडेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रिमार्केबल। रिमार्केबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है? अद्भुत। जो लोग पहला टेस्ट नहीं देखे हैं पेपर 1 का, ठीक है, और पेपर 2 जो जनरल स्टडीज है उसका 2 सेट भी करवा दिया गया है। आप लोग जल्दी जल्दी देखते जाइए ताकि एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, आप लोग को बॉदरेशन होने लगेगा बाद में। इसीलिए ना एक एक करके टेस्ट आप लोग खत्म करते जाइए। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम तो एक ही एग्जाम होना है, तो इसकी तैयारी आप लोग जोर शोर से करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, प्रश्न है, What a surprise! I never expect to see my childhood friend after so many years. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ना वाक्य जो है ना पास्ट सेंस में है, क्या? चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड एक्शन दर्शाता है, इसलिए आई नेवर एक्सेप्ट के स्थान पर आई नेवर एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएगा? आई नेवर एक्सपेक्ट। अगर इसको सही करना होगा तो क्या होगा? आई नेवर एक्सपेक्टेड। ये रहता ना तो पूरा सेंटेंस सही रहता, कोई एरर नहीं रहता। ठीक है, यहां पर क्या है? आई नेवर एक्सपेक्ट, यही एरर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, हर रूम विंडो वाज लेफ्ट ओपन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ना जो एप्सोस्ट्रॉफ्स है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, और जिसे यहां पर है ना हर रूम इज विंडो के स्थान पर द विंडो ऑफ हर रूम होगा। ठीक है, क्या होगा? द विंडो ऑफ हर रूम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मंडेट का पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंडेट का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? इसका मतलब होता है उत्साह, रुचि, या फिर जो इससे संबंधित है वो। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची पूछा जा रहा है एक सेंस में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन प्लेस। ठीक है,
कॉमन प्लेस मतलब नीरस हो गया या सामान्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए, एक्सक्लूसिव भी दिया गया है ना, जैसे एक्सक्लूसिव है और एग्जाम्पलरी। एक्सक्लूसिव समझते होंगे आप लोग, एग्जाम्पलरी के बता देते हैं, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है, ऑप्शन भी ना छूट पाए, ताकि इससे भी क्वेश्चन बन जाए तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या? वल्नरेबल। तो इसका मतलब क्या होता है? वल्नरेबल जो होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित श्रेणी होता है, जैसे कीट पतंग को असुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है ना, जिस पर ज्यादा खतरा है, मतलब प्रकृति से विक्षुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? सिक्योर, यानी सुरक्षित हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टायरसम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टायरसम मतलब क्या होता है? थकने वाला या थकाऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 एनर्जाइजिंग। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? एनर्जाइजिंग मतलब रोचक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुटेड वर्ब है ना, पुट की गलत वर्ब फॉर्म है, आई हैव पुट सही यूज है। क्या होगा? आई हैव पुट। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन 3 पुटेड। ये ना गलत वर्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर पुटेड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोमिसिंग। ठीक है, प्रोमिसिंग का मतलब क्या होता है? होनहार या भरोसा देने वाला, जिसको कहते हैं प्रॉमिस करना। इसका जो पूछा जा रहा है क्या? साइनोनिम्स, पर्यायवाची, क्या होगा? कंप्रोमाइजिंग, यानी संकटकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इन इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू न्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फिनेटिव के रूप में ना, जो प्रीपोजिशन टू के बाद, जो प्रीपोजिशन टू है, इसके बाद जो है ना, वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए, और टू न्यू के स्थान पर ना टू नो होना चाहिए। ठीक है, ये जो न्यू है ना, न्यू नहीं होना चाहिए, टू नो होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। यही ग्रामेटिकल एरर है इस पूरे सेंटेंस के लिए। यहां पर न्यू नहीं, क्या होना चाहिए? नो, तब यह सेंटेंस पूरा सही रहता। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। तो इसमें है, लाइन दिया गया है, फ्रॉम माई ओपिनियन हर मदर इज स्मार्टर देन हर। यहां पर अंडरलाइन किया गया है किसको? फ्रॉम माई को। ठीक है, यहां पर फ्रॉम माई के स्थान पर ना इन माई का प्रयोग होना चाहिए। किसका? इन माई का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि इन माई ऑप्शन का अर्थ होता है ना मेरी विचारधारा के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी विचारधारा यह है कि उसकी मां स्मार्टर है उसके मुकाबले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी डोंट नो हाउ टू एक्सीडेंट हैपेंड, वी आर डैश इन द डार्क। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब कि क्या होता है कंप्लीटली? मतलब पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। ठीक है, यहां पर और भी दिया गया थ्रोली। थ्रोली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छी तरह से, एक्यूरेटली मतलब सही रूप से, और अप्रोप्रिएटली मतलब क्या होता है? उचित रूप से। इन सभी का हिंदी भी आप लोग जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। while I was walking along the beach I heard a dash voice। तो familiar यानी जाना पहचाना वॉइस होगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जो यहां पर ऑप्शंस दिए गए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, फैमिलियर का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना, आपको पता ही होगा। और कस्टमरी जो होता है, ये कस्टमरी का मतलब क्या होता है? मतलब प्रथागत, जो प्रथा पहले से चलती आ रही है। आप लोग सुने होंगे ये वर्ड। ठीक है, रूटीन मतलब जानते ही है, नियमित रूप से जो काम करते हैं उसको रूटीन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल
एरर। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, जो सेंटेंस है पूरा, आई ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो एस्केप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबाउट माई के स्थान पर ना ऑन माई का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अबाउट माई जो है ना, यहां पर ना ऑन माई का यूज होना चाहिए, क्योंकि ना प्रीपोजिशन अबाउट का अर्थ होता है कि के विषय में या उसके बारे में, उसके विषय में, जबकि ऑन का अर्थ होता है ना उस समय पर, एट द टाइम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अबाउट माई। यही एक ग्रामेटिकल एरर है। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर पूरा इडियम पर लेते हैं। आवर लीडर डज नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, ही वॉक्स द वॉक। ठीक है, तो अंडरलाइन स्थान पर यहां पर फिल करना है आप लोगों ने। फ्रेज वॉक द वॉक का अर्थ क्या होता है? वह करना जो तुमने कहा है कि तुम करोगे और कर सकोगे, ना कि झूठे वायदे करना। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जो होगा ना, टू डू व्हाट वन सेज, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर वाक्य में प्रयोग देखना चाहे ना, तो क्या होगा, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। द वर्ल्ड बिलोंग्स द दोज हु आर रेडी टू वॉक, टू टॉक एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप्स इन योर जर्नी। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो आप लोग स्लो करके लिख लीजिएगा पूरा वाक्य कैसे यूज होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। Ions substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution needed. She is quite capable to do what? To do that. यहां पर अंडरलाइन जो वर्ड है, यहां पर जो अंडरलाइन किया गया है, कैपेबल टू डू दैट, इसके जगह पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो जो यदि पर्सन जो या पर्सन या कोई थिंग काम करने के लिए कैपेबल है, तो उसमें उस काम करने की योग्यता होती है। कैपेबल टू डू जो है ना, कैपेबल टू डू के स्थान पर क्या होना चाहिए? कैपेबल ऑफ डूइंग, कैपेबल ऑफ डूइंग। अगर ये होता ना तो सेंटेंस पूरा का पूरा सही होता। तो करेक्ट आंसर इसका आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैपेबल ऑफ डूइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। क्या है इडियम दिया गया है? इट वाज गेटिंग डार्क एंड आई वाज होपिंग अगेंस्ट होप दैट आई वुड गेट अ लिफ्ट टू गो होम। तो यहां पर अंडरलाइन किया गया है होपिंग अगेंस्ट होप। ठीक है, तो फ्रेज होपिंग अगेंस्ट होप का अर्थ होता है आशावान होना, किसी से उम्मीद रखना, और सिचुएशन जो है ना होपलेस प्रतीत होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, हैव कंप्लीट फेथ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। दिया गया है ये, ही डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर जो है ना, ये इडियम दिया गया है, इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो फ्रेज इन अ टाइट कॉर्नर का अर्थ क्या होता है? बुरी अवस्था में होना, हालत खराब होना। ठीक है, बुरी अवस्था में होना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर वाक्य में प्रयोग करके देखें, जैसे द गवर्नमेंट फाउंड इटसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर ओवर इट्स इनकम प्लान, इस तरह से आप लोग कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बुरी अवस्था में होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका देखते हैं आगे। पूरा सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ रूमर, आई हियर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है, ये इडियम दिया गया है, इसका राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का अर्थ क्या होता है? सूचना का सीधे संबंधित व्यक्ति से आना। अगर कोई आदमी सूचना दे रहा है तो थर्ड पार्टी से एक्शन नहीं करके आपको डायरेक्ट मुंह पर बोल रहा है, किसी और विश्वसनीय सूत्र से इसको पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इजी, टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये पूरा सेंटेंस है, इसका ब्लैंक फिल करना है। डाउन वाज जस्ट डैश व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्रेकिंग डाउन है ना, ब्रेकिंग डाउन का अर्थ होता है सूरज उगने के साथ शुरुआत करना। तो यहां पर ब्रेकिंग ब्लैंक के भरने में ना अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाता है, क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस, दिस मैन टेकिंग अ ब्राइब इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। यहां पर जो ये जो दिया गया है ना इडियम, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि किसी बड़ा सिचुएशन का एक छोटा सा हिस्सा होना, जो कोई प्रॉब्लम या फिर कोई अच्छाई चल रही है आपके लाइफ में, तो उस सिचुएशन का एक छोटा सा पार्ट होना। तो जैसे अगर मान लीजिए इसको सेंटेंस में यूज करें तो जैसे हो जाएगा ना कि कुछ भी सोचिए, दिस स्मॉल लोकल प्रोटेस्ट आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे प्रोटेस्ट चलते रहता है ना, हम जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग भी प्रोटेस्ट में कभी ना कभी शामिल हुए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समथिंग विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। ठीक है, इससे संबंधित ऑप्शन 4 इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। यहां पर पूरा सेंटेंस दिया गया, हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क, गोइंग ऑन यहां पर सब्स्टिट्यूट दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गो ऑन मतलब क्या होता है? प्रकाश, बिजली, इस सब का काम शुरू होना। ठीक है, इस जगह ऐसे इसी तरह है गेट ऑन। ठीक है, गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब क्या होता है? निश्चित तरीके से प्रगति करना। तो गेटिंग ऑन ब्लैंक में ना भरने के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड सबसे बेस्ट है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, 1 ही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, वी अराइव्ड एट द डैश स्टेशन डैश व्हेन द ट्रेन कम। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी इस ब्लैंक को फिल करना है, तो यहां पर एडवर्ब जस्ट है ना अप्रोप्रिएटली फिट होता है, क्योंकि इसका अर्थ ना बिल्कुल सही बैठता है यहां पर। ठीक है, क्या? जस्ट, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कॉटन। इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो बैरल होता है ना, लार्ज कंटेनर और लिक्विड का बैरल होता है, ठीक है, बैरल उसको कहते हैं। और गेल जो होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड होता है, मतलब बहुत मजबूत हवा होता है। और ये जो ये बेल होता है ना, बेल, ठीक है, ये भी सेम इट इज उसी से संबंधित है। और एक कैचे जो होता है ना, कलेक्शन होता है आइटम का, जैसे कोई भी स्टोर्ड आइटम होता है हिडन प्लेस पर जो स्टोर किया जाता है ना, उसको कैचे कहा जाता है। जैसे मोबाइल में भी देखते होंगे आप, कोई भी ऐप रहता होगा, उसके स्टोरेज में जाएंगे ना तो क्लियर डाटा, कैचे क्लियर, ये सब आता होगा ऑप्शन, ये ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाना चाहिए ना, ऑप्शन 2 होना चाहिए, ऑप्शन 2। ठीक है, बेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पूरा यहां पर सेंटेंस दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेज। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन 2 सबसे बेस्ट है, क्रिप्टोग्राफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर दिया गया है द बेस फ्रेम ऑफ ए कार और अदर व्हील्ड व्हीकल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूजलेज। फ्यूजलेज मतलब क्या होता है? विमान का मुख्य भाग जो होता है, द मेन पार्ट ऑफ प्लेन होता है। बॉनेट क्या होता है? फ्रंट पार्ट होता है, जैसे कोई भी कवर कार का फ्रंट पार्ट इंजन का होता है, उसको बॉनेट कहते हैं। कॉकपिट किसको कहा जाता है? जैसे प्लेन का कोई ऐसा जो पायलट सीट का पार्ट है, उसको कॉकपिट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 चेसिस, चेसिस। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पर ये पूरा सेंटेंस है कि थिंग्स और पीपुल ऑफ द सेम काइंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होमोजीनियस। क्या होगा? होमोजीनियस हो जाएगा। कंटेम्पोररी का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, ये मतलब समकालीन होता है, हिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। समकालीन होता है, जैसे लिविंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम, उसको कंटेम्पोररी बोलते हैं। फिलो क्या होता है? फिलोस जानते होंगे आप लोग, फिलो तो सबको पता होगा, साथी संबंधी आप लोग के होंगे, जो कंपेनियन फ्रेंड होते हैं। कलीग क्या होते हैं? सहयोगी, सहकर्मी जो होते हैं, जो फिलो वर्कर हो गया, को वर्कर, जो आप चाहे किसी भी कंपनी हो गया, किसी भी आप एसोसिएटेड वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ का जो आपके साथी है उसको कलीग्स कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ओलियोगार्की। ठीक है, ओलियोगार्की। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग। धनिक तंत्र इसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट का वेल्दी पार्ट होता है उसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? ये तो सबको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े हैं आप लोग। कुलीन तंत्र, जो कुलीन वर्ग होता था, जो रूल ऑफ द बेस्ट बॉर्न के लिए जन्म लिया होता है, उसको कुलीन कहा जाता था। और थियोक्रेसी क्या होता है? धर्म तंत्र, जो प्रेस्ट पुजारी होते थे, जो धर्म को मानते थे, बड़े बड़े, जैसे यहूदियों में ये सब प्रचलन ज्यादा था थियोक्रेसी का। चलिए 30 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाते हैं, हमने 30 प्रश्न का कवर कर लिया है सभी प्रश्न। अब दूसरा पार्ट आता है हिंदी का, तो इसको फटाफट कवर करते जाएंगे, इसमें ज्यादा टेंशन होने वाला नहीं है आपको, इसमें मजे में आराम से आंसर करते जाइए, जल्दी खत्म हो जाएगा सेट। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा भागीरथी, ये शुद्ध है। ब्रिज भाषा नहीं होता, ब्रज भाषा होता है। कालिदास, गृहस्थी, ये सभी गलत दिए गए हैं। कालिदास में ल की मात्रा जो है ई की मात्रा होना चाहिए, इसमें दीर्घ ई की मात्रा दिया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? बीकानेरी शब्द, इसमें जो है ना गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना विशेष शब्द जो बीकानेर के बारे में बताया जा रहा है, बीकानेरी कुछ भी हो, फल फूल फ्रूट कपड़ा कुछ भी हो, उसका विशेषता बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पर्श से अब अकेले नहीं रहा जाता, वाक्य में किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है? यहाँ वाच्य पूछा जा रहा है, इसमें ना भाव वाच्य है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्रिया में कहा जा रहा है कि मुख्य विषय ना तो कर्ता होता है ना ही कर्म, किंतु क्रिया का जो अपना अर्थ होता है मुख्य विषय होता है, तो यह भाव वाच्य हो जाता है। कौन सा शब्द यौगिक है इसमें से? तो बताइए कौन सा होगा? छायादार। छायादार शब्द यहाँ पर यौगिक हो जाएगा। रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रखैया शब्द में कौन सा? अय्या प्रत्यय है। क्या? अय्या प्रत्यय। और प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, वो प्रत्यय कहलाता है। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? समजोर कल्प। क्या होगा? समजोर कल्प। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि टॉपिक वाइज क्लियर करवाइए, टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो आप ना सेट प्रैक्टिस करते रहिए। ये बीपीएससी एडीओ का आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 101 टेस्ट करवाएंगे आपको दोनों विषय का, और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बीच की कड़ी में मैथ्स रीजनिंग जो तीसरा पेपर है वो भी लेकर के आएंगे। तो यानी कि मान लीजिए कि ये सब मिलाकर के आपको लगभग 150 से अधिक टेस्ट सीरीज करवा दिया जाएगा। अगर 150 से अधिक टेस्ट सीरीज आप लोग करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कितने क्वेश्चंस का अभ्यास आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए उसमें से ये जो है ना कोष्ठक हो गया, चक्र, गमन, क्षत्रिय, ये सभी शब्द ना तत्सम के उदाहरण है। और तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द बने होते हैं, प्रयोग हिंदी में होते हैं लेकिन बने संस्कृत वर्ड से होते हैं। चलिए चौरस शब्द किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण है? तो ये चौरस जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जिन विशेषण शब्दों में माध्यम से संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3, गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, फटाफट आंसर करते जाइए। कौन क्या हो जाएगा? हिमालय। ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और नदी, झील, पर्वत जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशेषणों का है? विशेषण का वर्ग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्कृष्ट, अनुदित, आग्नेय, ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। यश का विलोम शब्द क्या होगा? तो यश का विलोम शब्द अपयश होगा, वेरी इजी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है? जो गणेश दिनेश है ना, ये विलोम का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जब जैसे शोषण का पोषण हो गया, सक्षम का अक्षम हो गया, शुष्क का आद्र हो गया, एक दूसरे का ये विलोम है। गणेश दिनेश ये एक दूसरे का विलोम नहीं है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा इसमें से? आशुतोष। आशुतोष नहीं है। आशुतोष जो है ना किसका पर्यायवाची है? एक सॉन्ग है आशुतोष शशांक शेखर, ये भगवान शिव का यानी भोले बाबा का
शंकर जी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची वारिधि। ये वारिधि है ना, पर्यायवाची समुद्र का है। किसका? वारिधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी बात जलद, नीरद, मेघ ये सभी बादल का पर्यायवाची है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर, इसका विलोम शब्द होता है जंगम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अस्थिर का क्या होगा? अस्थिर का विलोम पूछा जाए तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है। चेतन का क्या होगा? चेतन का विलोम बताइए आप लोग। जड़। चंचल का पूछा जाए तो शांत। सबका मैंने कर लिया। चलिए, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइए। उत्तम का क्या होगा? अधम। ठीक है। त्याज्य का क्या होगा? त्याज्य का अगर पूछा जाए, सबको कराते चलते हैं। त्याज्य का विलोम क्या होगा? ग्रहण। त्याग करना, ग्रहण करना। ठीक है। और क्या है? निकृष्ट। निकृष्ट का क्या होगा? उत्कृष्ट। चलिए, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर। खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गर्दभ। क्या होगा? गर्दभ हो जाएगा। केसरी शब्द है किसका है? सिंह का। केसरी जो है यह सिंह का पर्यायवाची है। मरकट किसका होगा? आप लोग बताइए, मरकट किसका होगा? आप लोग रामायण देखे होंगे तो रावण ने कहा था उसमें, ये मरकट इतना चीज करके चला गया, पूरा लंका में आग लगाकर चला गया। तो मरकट जो है ना, वानर का पर्यायवाची है। किसका? वानर का। ठीक है, ये ध्यान रखना। अहि मतलब सर्प, सांप का पर्यायवाची शब्द अहि है। आगे बढ़ते हैं। पिशुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिशुन। पिशुन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चुगलखोर होता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, चुगलखोर। चलिए, अब जो है ना, यहां पर गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पढ़ते भी चलिए। गद्यांश है कि समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में, आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घरघराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदलकर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं, उन्हें पहचानकर उसका कहा स्वीकारते हैं। समय ऐसे ही सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ जाता है, किंतु जो अभागे उसे पहचान नहीं पाते और करवट बदलकर सोए रहते हैं या उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं, समय का रथ चक्र उन्हें कुचलकर आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका हर पल हीरे मोती सा कीमती होता है। यही कारण है कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय में व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक बुरी तरह असफल हो जाते हैं। ये पूरा गद्यांश था। इसको पढ़कर अब हम लोग को क्वेश्चन करना है, जीवन में असफलता का मुंह कौन देखते हैं? पूरा गद्यांश आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। जो गद्यांश के अकॉर्डिंग है ना, जीवन में असफलता का मुंह वही देखता है जो समय को व्यर्थ करता है, नष्ट करने का काम करता है, उसका समय भी सम्मान नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये जो पूरा गद्यांश पढ़े, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? तो समय की गति, ये सबसे उपयुक्त दिख रहा है। सफलता की कसौटी, भाग दुर्भाग्य, ये सब नहीं, समय की गति, समय के बारे में पूरा ये कंटेम्प्रेरी बताया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता के आसमान में कौन भ्रमण करता है? ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं आप लोग। गद्यांश के अकॉर्डिंग सफलता के आसमान में वही भ्रमण करता है जो समय का सर्वदा सदुपयोग करता है, समय को हमेशा अपना बनाने के क्रम में लगा रहता है, मेहनत करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो समय को अपना गुलाम बनाने का काम करता है वही हमेशा सफलता के आसमान पर भ्रमण करता है। ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, समय का सर्वदा उपयोग करता है, सदुपयोग करता है। एक्सट्रीमली सॉरी, जो समय का हमेशा सदा उपयोग करेगा वही बनेगा। चलिए, समय का रथ चक्र किन्हें कुचलकर आगे निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बना रहता है, सोया रहता है। समय दस्तक देता रहता है दरवाजे पर आकर के, तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो, लेकिन आप लोग सोए रहते हैं करवट बदल बदल कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समय का रथ किनकी झोली में वरदान के फूल डालकर आगे निकल जाता है? जो मेहनती होगा गद्यांश के अकॉर्डिंग, जो समय के रथ की आवाज के द्वार खोलकर उसका स्वागत करता है, वेलकम करता है, और समय का रथ उनकी झोली में वरदान का फूल डालकर आगे निकल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो समय के रथ की आवाज से द्वार खोलकर उनका स्वागत करते हैं।
अगला प्रश्न है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो वेरी इजी आंसर, यह सौरसैनी का अपभ्रंश है, खड़ी बोली के आधार पर बना हुआ है और खड़ी बोली ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट है कि हिंदी का विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और ब्राचर अपभ्रंश जो है ना सिंधी और मगधी अपभ्रंश से जो बिहारी हिंदी की बोली का हुआ है। बिहार में जो हिंदी बोलते हैं ना ब्राचर अपभ्रंश है वो, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर ये मगही मदही जितने भी बोलते हैं ये ब्राचर अपभ्रंश से बना है, ये ध्यान रखना। हो सकता है बिहार का एग्जाम है, पूछा जा सकता है ये भी प्रश्न। गौ शब्द का वचन पहचानिए, तो गौ शब्द का वचन क्या हो जाएगा? गौवें, ठीक है। तो गौ कौन सा वचन हो जाएगा? तो गौ तो एक ही वचन होगा ना, एक वचन। अगर बहुवचन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गौवें, ठीक है, ध्यान रखना, गाय नहीं होना है, गौवें होगा। चलिए अगला प्रश्न है उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है, शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, कर्म और फल। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। अगला प्रश्न है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। इसका जैसे गढ़ जीत लेना है ना एक मुहावरा, गढ़ जीत लेना, ये सही इस पे सटीक बैठता है, मतलब कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, तो कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? कविवंद, ठीक है, कविवृंद। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रामू की ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें ना जो लोकोक्ति है भलाई पर भी दुष्टता, ये सही बैठता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ये कौन सा काल है? तो सिंपल है, ये सामान्य भविष्य काल है, जाएगी। जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका भी आंसर बहुत ही इजी होगा, श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो देश शब्द। कौन? देश। जो देश है ये पुल्लिंग शब्द है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ये आपको बताना है उदाहरण। जो यमक अलंकार है, इस पंक्ति में एक शब्द कई बार आए हैं और प्रत्येक अलग अलग अर्थ अभिव्यक्त करता है, तो यह यमक अलंकार होता है। आप सभी को बताए थे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। पहले सेट में भी ये बताया था। देखिए यही सेट प्रैक्टिस से यही फायदा होता है कि ये चीजें रिपीट होती है ना तो माइंड में सेट होते चल जाता है। अब में भी ऐसा ही होता है ना कि जब आप एग्जाम में जाएंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो ना वही लगभग वही प्रश्न आता है आपका, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। और बाहर से जो भी प्रश्न आता है ना सबके लिए आता है, वो सभी जिसको छोड़ना है ना सब छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए वो कर पाएंगे, तुक्का लगाकर भले सही हो जाए उसका कोई मायने नहीं है। बाकी सब आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपके भी सभी प्रश्न सही होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इस एग्जाम में ना सटीकता के साथ जाना है कि 100 में से 100 क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्म को फिल करेंगे और कट ऑफ भी हाई जाने की संभावना है। इसमें 100 में 100 सटीक मान के चलिए, आप लोग बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। चलिए हम टेस्ट करवाते रहेंगे, आप लोग टेस्ट करते रहिए, कोई टेंशन लेना नहीं है। अगला प्रश्न है इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इसका विशेषता क्या है? स्थान की विशेषता बताया ना, तो स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना विशेषता किसकी है ये पूछा जा रहा है ना, तो इसमें विशेषता जो है किसका होगा? स्थान का। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? आप लोग बताइए इसका क्या होगा? कहानियां या कहानियां या कहानी या कहानियों? इसका बहुवचन आप लोग सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम बच्चा तो सेलेक्ट करेगा कहानियां, यहाँ पर दीर्घी दिया है तो ये सेलेक्ट करेंगे आप लोग, लेकिन कहानी का जो बहुवचन होगा ना कहानियों होगा। ऑप्शन 4 ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं एक्सट्रीमली सॉरी, कहानियां ही होगा। आप लोग सही सेलेक्ट कर रहे थे, कहानियां ही होना चाहिए। कहानियों मतलब बहुत सारा ये हो जाता है ना, तो कहानियों कब होगा? जब कहानियां का संग्रह होगा। यानी जैसे कहानी तो एक के सेंस में हुआ, कहानियां मान चलिए एक से अधिक हो गया, या मान चलिए 2+। अगर 2+ का एक गुच्छा पूरा बहुत सारा कहानियों का ये होगा ना तब जाकर के ये बनेगा, ठीक है। तो जब कहानियों का संग्रह होगा तो उसको कहा जाता है कहानियों, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आप लोग को, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी समझे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिराम। ठीक है, ऑप्शन 3। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? बंधन शब्द का ये होता है, बंधन मतलब बंधा हुआ या फिर आपको फ्रीडम नहीं है, तो बंधन का जो स्वतंत्र, बंधन एक कैद से संबंधित होता है, बंदिश संबंधित होता है, ये दोनों तो नहीं होगा, स्वतंत्र या मुक्ति, तो बंधन का मुक्ति होना चाहिए। ठीक है, सबसे सटीक बैठता है। स्वतंत्र भी इसका विपरीत हो सकता है, लेकिन मुक्ति यहां पर सबसे सटीक है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल, डैश की डाल। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कदम। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल, कदम की डाल। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण शब्द नहीं होगा कौन सा यहां पर? इसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ, भेद। ठीक है, भेद जो है ना, ये विशेषण शब्द नहीं है। पुरुषार्थ जो लठित और मृत विशेषण का है, और भेद जो है ना संज्ञा शब्द है। ये भेद जो है ना क्या है? ये संज्ञा है। ये आपने ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा होगा? जो स्वास्थ्य है। ठीक है, क्या है? ये स्व और संचय संज्ञा से शब्द है। मोहित जो है ना मोह शब्द से निर्मित है। ठीक है, मोह शब्द से निर्मित है, तो यह विशेषण शब्द है। वह कमजोर व्यक्ति गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो विशेष व्यक्ति जो होता है वह कमजोर व्यक्ति गिर पड़ा, तो विशेष शब्द क्या है? व्यक्ति। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या होगा? कमजोर। कमजोर हो जाएगा विशेषण। सब कुछ बताना पड़ेगा तभी आपका टॉपिक भी क्लियर होगा। और विशेष जो होगा व्यक्ति, तो कमजोर जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो किसकी बता रहा है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, तो विशेष हो गया। किसकी बता रहा है? व्यक्ति की, तो व्यक्ति क्या होगा? विशेष से। अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं? अभी बताए उसको क्या कहा जाता है? विशेषण का भी विशेषण हो सकता है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर यह आदमी बहुत दुष्ट है, इसमें बहुत शब्द दुष्ट विशेषण का है, तो इसमें प्रविशेषण भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहा जाएगा? प्रविशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 4। 15 जो है ना इसमें विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? आजकल। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। शताब्दी किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? शताब्दी जो है समुच्चय विशेषण के कुछ उदाहरण में से हैं, जैसे दर्जन हो गया, जोरा हो गया, शतसई, बत्तीसी शताब्दी कहते हैं ना, सहस्राब्दी जो 100 वर्षों में का होता है। तो ये जो है ना शताब्दी किस प्रकार का है? तो यह विशेषण है समुच्चयवाचक विशेषण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? थोड़ा मतलब थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा मान चलिए इसका एक परिभाषा बताते हैं। जो क्रिया विशेषण से क्रिया करके परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चलता है ना, जिससे उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है ना कौन सा? ऑप्शन 4 परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यही सरकारी बच्चों का विद्यालय है। ठीक है, ये गलत दिया गया। वाक्य में ना शब्द क्रम दोष है, और सही वाक्य क्या होना चाहिए? यही बच्चों का सरकारी विद्यालय है। ठीक है, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, बच्चों का सरकारी विद्यालय है। चलिए, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? यहाँ पर व्यंजन पर अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सघोष व्यंजन किसको कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन में उच्चारण में स्वर तंत्र आता है, स्वर तंत्र इसका विकृति होता है, झंकृत होता है, तो उसे संघोष व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अघोष व्यंजन कौन सा होता है? अघोष व्यंजन तो नाद की दृष्टि से जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण में स्वर तंत्र झंकृत नहीं होता, स्वर तंत्र इसमें नहीं होगा अघोष में, और इस अघोष में क्या होगा? स्वर तंत्र होगा। तो इसमें जो है ना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ज और झ। ठीक है, अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन? अभी बताया नाद होगा, लेकिन यह स्वर तंत्र इसमें
नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 प और फ, इसमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, तो अघोष व्यंजन इसको कहा जाएगा। निर्विकार में कौन सा समास है? तो वेरी इजी आंसर, अव्ययी भाव समास है इसमें, ऑप्शन 3, जिसमें इसकी पूर्व पद प्रधान है और समासिक पद जो है अव्यय हो जाता है, तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, आप सभी को पता है। वज्रदेह में कौन सा समास है? तो वज्रदेह जो है कर्मधारय समास, ठीक है, मतलब पत्थर से बना हुआ, मतलब मजबूत शरीर है, तो इसमें कर्मधारय समास के दोनों पद प्रधान होता है, विशेष विशेषण और उपमान संबंध होता है। इससे संबंधी और जैसे मान लीजिए कर्मधारय समय का जैसे मृग नयनी, मतलब इसके अंग की विशेषता बता रहा है, ठीक है, मतलब मृग के जैसा नयन। चलिए, दशानन हो गया, ये सभी ना इसी का उदाहरण होगा कर्मधारय का। किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास ये पूछा जा रहा है। द्विगु समास कौन होता है? जिसका पहला पद, फर्स्ट पद जो होता है संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है, और पूरा पद जो है ना समाहार या समूह का बोध कराता है। इसका समूह का बोध कराएगा तो वह होता है द्विगु समास, ठीक है। जैसे तिरंगा, तिरंगा में क्या है? 3 रंग, जैसे इसमें क्या है? संख्यावाची है, 3 रंग का समूह है, ठीक है। दोपहर मतलब दूसरा पहर, इसमें समूह बताया जा रहा है, पहला पहर खत्म हुआ, दूसरा पहर, तीसरा पहर, ये दोपहर, ये सभी ना द्विगु समास है, ठीक है। तो द्विगु समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 दोपहर। चलिए, धराधर में कौन सा समास है? तो धराधर में समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान होगा और समासिक पद अव्यय होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। 2 क्वेश्चन पहले भी अव्ययी भाव समास पर करवाए हैं अभी। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? इसमें से यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अधि किसमें नहीं लगा है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय, ठीक है। जैसे उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है ना जो किसी शब्द से पहले जुड़ता है, उसका अर्थ बदल देता है, विशिष्टता ला देता है उस वर्ड में, ठीक है। तो यहां पर जो अभ्युदय है इसमें नहीं है, ठीक। अध्यात्म हो गया, अधिक्षण हो गया, अधिपति, यहां पर अधित्य का या अधिपति जो भी हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है, इसका अर्थ बदलकर श्रेष्ठ कर दे। अभ्युदय यहां पर ये नहीं होगा, अभ्युदय में ना अभि उपसर्ग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कौन सा? अभि होगा, ना कि अधि होगा। ये तो वेरी इजी था आंसर, लेकिन बताना जरूरी है, इसको टॉपिक को भी क्लियर करना है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, उपसर्ग हो गया इसका प्रति, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? निह जोर छल, निह जोर चल, ठीक है, या निस जोर चल, कौन सा होगा आप लोग बताइए। इसमें जो है ना निस प्रत्यय होगा, ठीक है, निस, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो यहां पर प्रत्यय जोड़ने के लिए बोला, अब उपसर्ग जोड़ने के लिए बोला जा रहा है आचार में, तो उपसर्ग जोड़िए। उपसर्ग कब लगेगा? पहले लगेगा, तो यहां पर क्या बनेगा? कमेंट कीजिए आप लोग। अति आचार, अत्याचार, ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा इसका। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से, तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और शब्द का अर्थ बदल देता है, तो उसको प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चिकनाहट, ठीक है, लिखावट, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? आवट प्रत्यय बोला जा रहा है यहां पर, आवट पे तो सब बन जाएगा, सजावट, थकावट, यहां पर ना आहट होना चाहिए, तब ना चिकनाहट आंसर होता, ठीक है, आहट होता चिकनाहट, अगर आवट है तो कोई बात नहीं, लिखावट, सजावट, थकावट सब बनेगा। चलिए, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? समाज में, समाज में इक प्रत्यय लगेगा तो सामाजिक बन जाएगा, और समाज में जो ये है ना समाज धातु हो जाएगा और इक जो है प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े। वांग्मय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ठीक है। उद्धार में कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर उत जोड़ धार, क्या हो जाएगा? उत जोड़ धार, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यंजन संधि। नायक में कौन सी संधि है? नायक, नायक में ना अयादि संधि होना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
जो ए होता है और अय के बाद जो स्वर हो तो उसमें अय आय और ओ औ के बाद अन्य स्वर होता है तो अव आव हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें अय है ना तो अ के बाद है ना ओ या आ के बाद नौज और औज और यक या आयक है तो यहाँ पर आयादी संधि हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को ये सब। उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास में हो जाएगा उत जोरलास उल्लास, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। वेरी इजी आंसर। कंधे में हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या है? ये सभी सुने होंगे, अपने गांव में लोकोक्तियां कही जाती है, बिना मेहनत के उपलब्धि प्राप्त करना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग। किसी प्रकार के लाभ की संभावना नहीं होना, बिल्कुल आशा भी छोड़ देना। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरा का सही अर्थ है। अंगारे, अंगार मतलब क्या होता है? आग उगलना। ठीक है, तो कठोर वचन बोलना। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आग का फैल जाना नहीं होगा, कठोर वचन बोलना। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलेजा फटना जैसे असहनीय दुख कोई घटना हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई घटना है, आप कोई एग्जाम दिए, उसका परिणाम असफल हो गए, उसका सुनकर आपका कलेजा फट गया, तो ये मुहावरा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, असहनीय दुख होना। किसी क्रमांक का वाक्य शुद्ध है तो राइट आंसर हो जाएगा निराशा की बदली छाया बदली छाई हुई है। यह वाक्य है ना शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? यहां पर जो दिए गए हैं कौन सा क्रमांक 1 2 3 4 में से कौन सा शुद्ध है? तो सभी सभा जो सभा विसर्जित हो गई, ये वाक्य जो है ना शुद्ध है। ऑप्शन 1 पहला ये वाक्य शुद्ध है। चलिए आखिरी प्रश्न है, किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो पाठक के जो भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है। और वाक्य में ना विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 श्याम। श्याम के बाद क्या? विस्मयादि बोधक और तुम आ गए, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे। ये नहीं सोचना है कि मैं ही तैयारी करूं, उसको क्यों बताऊं, उसको भी शेयर कर देना। सभी लोग मिलकर तैयारी कीजिए, सेट प्रैक्टिस ऐसे चलता रहेगा आप लोग। हाँ, ये है कि आप लोग जितने भी टॉपिक है, टॉपिक्स को भी पढ़ते रहिए, तब सेट लगाने में आपको बेहतरीन मतलब बेहतर आप लोग कर सकते हैं सेट लगाने के टाइम में। बाकी जितने भी कंसेप्ट है क्लियर करवाते रहेंगे सेट के बीच बीच में भी। और जितना क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, उस चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका माइंडसेट भी उस लेवल पर पहुंच चुका होगा कि आप एग्जाम में कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे आप लोगों ना बुक से, तो यहाँ पर ना बहुत आसानी आपको होने वाली है। मिलते हैं अगले सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।